हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर गद्यांश और पद्यांश को पहचानना कैसे है, क्योंकि हर एक चैप्टर में इतने गद्यांश होते हैं, पद्यांश भी है। तो कौन से पद्यांश हम पहचान पाएंगे इसी चैप्टर का है या कौन सा गद्यांश इस चैप्टर का है? तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम हिंदी के पेपर में बात कर ले भैया, हिंदी के पेपर में बात कर ले प्यारे बच्चों, ये जो गद्यांश और पद्यांश वाला टॉपिक होता है, दोनों मिला करके पूरे 20 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? तो 20 नंबर का। और इतना हम जरूर कहेंगे पूरे गारंटी के साथ कि भैया 100 में 100% ये 20 नंबर आपके होकर रहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा भैया अगर यहां पर बात किया जाए हिंदी में, सबसे ज्यादा नंबर देकर जाने वाले यही दो टॉपिक है पूरे हिंदी के पेपर में। ये 10-10 नंबर का टॉपिक आता है, तो अगर दो टॉपिक से 20 नंबर हमको मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको गद्यांश और पद्यांश पहचानना है। बेहद एक सिंपल से ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, ठीक है, या यूं कह ले एक ट्रिक ही समझिएगा। सबसे पहले हम गद्यांश के बारे में समझते हैं कि गद्यांश में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा किस चैप्टर से है, ठीक है ना। जैसे भाई पहला चैप्टर आपका हमने उठा लिया, अब इसमें यहां पर हमने चैप्टर भी यहां पर बताएंगे आपको कि भैया चैप्टर भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने एक उठा लिया राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक, इनके द्वारा लिखित है। तो अगर इस चैप्टर से कोई भी गद्यांश आता है, क्योंकि 8, 9, 10, 11 भाई बहुत सारे गद्यांश है। अब हर एक को तो बहुत अच्छे से हम, ऐसा है नहीं कि एक एक को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर ले, क्योंकि अगर आपने तैयार किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो बोर्ड एग्जाम इतना नजदीक है, अब हर एक गद्यांश को उतना अच्छे से तैयार नहीं किया जा सकता। तो कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें अगर अच्छे से पता होंगी तो हम डेफिनेटली जान जाएंगे कि हाँ ये इसी चैप्टर से है। जैसे भैया अगर राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से आ गया कोई गद्यांश, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे शब्द होंगे कि आप आराम से जान जाओगे। तो जैसे यहां पे है राष्ट्र का स्वरूप में, तो इसमें जैसे राष्ट्र शब्द का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होगा, कोई भी गद्यांश इस पाठ से लिया जाता है अगर। फिर उसके बाद जैसे धरती माता, ठीक, अगला है जैसे मातृभूमि हो गया, ठीक है, या भूमि शब्द प्रयोग किया जाएगा, या भूमि और जन प्रयोग किया जाएगा, या फिर इसमें साहित्य, कला, लालित्य ऐसा वर्ड यूज किया जाएगा। किसके अंदर? राष्ट्र के स्वरूप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में भैया बता दें कि डेफिनेटली फिक्स है कि इस चैप्टर का आना तय है, कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। ये चीजें अपने दिमाग में आप छाप लीजिए कि अगर राष्ट्र, धरती माता, मातृभूमि, भूमि या भूमि और जन, साहित्य, कला, ये सारी चीजें अगर आपको दिखाई पड़ती है तो समझ जाइएगा कि ये राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। और इनके जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, क्योंकि जो गद्यांश या फिर पद्यांश आता है वो पूरे 10 नंबर का, उससे संबंधित 5 प्रश्न होते हैं। तो एक प्रश्न तो भैया वो जरूर रहेगा कि कौन से पाठ का है और इसके लेखक या भी कवि कौन है, तो इसलिए ये जानना जरूरी है, ठीक है। बाकी दूसरा जो होता है आपका, जैसे अशोक के फूल है, इस चैप्टर से, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसकी भाई क्या है रचना किया है, इस चैप्टर को लिखा है। अगर इस चैप्टर से आ जाता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि अशोक के फूल पाठ से ये गद्यांश लिया गया है? तो इसके लिए कुछ शब्द हैं, जैसे आपको अशोक शब्द दिखाई पड़ेगा, ठीक है, अशोक के फूल या अशोक का वृक्ष, ऐसा यानी अशोक से संबंधित बहुत चीजें, ठीक है, अशोक का फूल कहेगा या अशोक के वृक्ष कहेगा या फिर अशोक के, भाई अशोक अकेले आएगा तो वो अशोक के फूल से है। ये तो एकदम सिंपल है। बाकी जैसे दुनिया बड़ी भुलक्कड़, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ ये इस्तेमाल होता है ज्यादा। उसके बाद मानव जाति, ये कुछ ऐसे
शब्द हैं जो आपको इस बात में पहचानने में मदद करेंगे कि हाँ, कि इस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है ना? चलिए देख लीजिए भैया इसको, बाकी आगे चलते हैं। हो गया? चलिए अगला देखते हैं। एक और चैप्टर से बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है भैया, इस वाले चैप्टर से, ठीक है, कि भाषा और आधुनिकता। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने इसे लिखा है और इस चैप्टर से भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश बनते हैं। लेकिन हम कैसे पहचान पाएंगे कि इसी चैप्टर से ये गद्यांश आया है? देखिए, जब भी आपको बोर्ड पेपर में, क्योंकि अथवा में करके भैया 2 गद्यांश देगा, तो अथवा में करके दिया रहेगा, ठीक है, तो आपको भाषा, इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा भाषा शब्द प्रयोग में लाया जाएगा। तो भाषा हो गया, विज्ञान की प्रगति हो गया, नवीनीकरण हो गया, नए शब्द हो गया, रमणीयता और नित्य नूतनता हो गया। अगर ऐसे शब्द आपको दिखाई पड़ते हैं, यानी उस पद्य मतलब उस गद्यांश में यदि भाषा का प्रयोग हो, या फिर जो गद्यांश आया है उसमें विज्ञान की प्रगति शब्द का इस्तेमाल किया गया है, या फिर उसमें नवीनीकरण का प्रयोग किया गया है, या उस गद्यांश में नए शब्द कहीं आया है, ये सारी चीजें अगर आई है तो जान जाइएगा कि भाषा और आधुनिकता से ये आया है। ठीक है, और उसके अलावा ये 3 थी तो 100% है, इन्हीं में फिक्स है, इन्हीं में से फिक्स है। लेकिन एक ऑप्शनल तौर पर हम भैया एक और चैप्टर ले लेते हैं, निंदा रस। हरिशंकर प्रसाई ने लिखा है, और निंदा रस में बहुत ज्यादा नहीं, इसमें 2 से 3 महत्वपूर्ण आपके गद्यांश ही है। लेकिन कैसे पहचानेंगे कि निंदा रस से है? देखिए, इसमें ईर्ष्या, ईर्ष्या शब्द प्रयोग होगा ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद निंदा शब्द प्रयोग होगा, निंदा के अलावा निंदक आएगा, या फिर इसमें धृत राष्ट्र आया। ऐसे शब्द अगर आपको दिखाई पड़ जाए तो समझ जाना बबुआ कि ये किस पाठ से है, निंदा रस से है। ठीक है ना? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए अब एग्जाम्पल स्वरूप हम आपके सामने एक गद्यांश ला रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजों को अपन बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे भैया। जैसे एक आ गया बबुआ, यहां पर आ गया है एक गद्यांश, कि यहां पर बोला है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन, है ना, ध्यान समझिए, कह रहा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन से कह रहा तादात्म्य प्राप्त किया है। कह रहा जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जो जीवन है वो भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें जिसमें कह रहा है कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण, ठीक है, करना होता है। अब आप यहां से बताइएगा कि ये किस पाठ से लिया गया है। अभी अगर आप देखिए तो आपने इसको पढ़ लिया, यहां पे भैया देखिए हमने क्या कहा, किस पाठ से लिया गया है। अगर आप नोट करें, अगर आप थोड़ा इस पे ध्यान दें, तो इसमें कौन सा शब्द आया है, राष्ट्र शब्द आया है, ठीक है ना, यहां राष्ट्रीय आया है। उसके बाद यहां पे देखिए भूमि शब्द आया है, ठीक है, ये जन आया है। तो यहां से अगर आप देखें तो ये 3 से 4 हमने जो गोला किया है, अब आप इसको मिला लीजिए भैया। अब आप प्यारे बच्चों इसको मिला लीजिए कि यहां पे राष्ट्र आ जाए, या भूमि आ जाए, या फिर हमने बताया जन आ जाए, तो वो किस पाठ से है, तो वो है राष्ट्र का स्वरूप से। किसने लिखा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। अब आप इसको बहुत सिंपल तरीके से इजिली आराम से सॉल्व कर लोगे। तो ऐसा है, अब आएगा आपके सामने, यहां पे 5 प्रश्न दिया रहेगा। पहला है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो अब आराम से आप इजिली भैया क्या है, यहां पे बोल रहा है कि पाठ का जो शीर्षक है, शीर्षक
यानी जो चैप्टर का नाम है, और उसके बाद लेखक का नाम, लेखक का नाम, ठीक, लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत ना। तो भैया पाठ का शीर्षक, तो ये चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का क्या हो जाएगा? स्वरूप से है। उसके बाद लेखक का नाम क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल हो गया। तो इसीलिए देखिए ये वाला, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसीलिए हम बता रहे हैं भैया कि पाठ का नाम और लेखक का नाम पता रहे, इसीलिए हमने बताया कि ये कुछ चीजें अभी जो ट्रिक के माध्यम से समझाया कि पता होनी चाहिए, ताकि आप ये तो जान पाओ किस पाठ से है। बाकी नहीं भी पता रहेगा, नीचे के जो प्रश्न है इन सभी का उत्तर तो आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना है। तो भाई अगर 10 नंबर का है तो हम पूरे 10 नंबर ले, 8 नंबर क्यों ले? ठीक, क्योंकि चैप्टर का नाम नहीं पता रहेगा तो भैया ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिखेंगे 2 नंबर कट जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? तो राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? चलिए देखते हैं। तो भैया ध्यान से समझना, यहां पे देखिए कह रहा है कि अजर अमर है, तो अजर अमर वर्ड कहीं आया है, कहीं शब्द प्रयोग हुआ है? बिल्कुल, अजर, और देखिए अजर और अमर है। तो कह रहा है, देखिए पढ़िएगा इसके ऊपर, ऊपर है कि इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। मतलब क्या है? नई उठती लहरों की तरह क्या है? आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना? किसके समान? तो यहां पर लिखेंगे नई उठती लहरों के समान, के समान, ठीक है। मतलब यहां पे अब आप इसे शॉर्ट में मत लिखिएगा, पेपर में पूरा लिखेंगे कि भैया राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के समान क्या है भैया? आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर है। क्योंकि अभी हमने बताया ना कि 100 में 100% फिक्स होता है भैया, ये भाई 100% वाले हैं बबुआ, ठीक है। और किसी ना किसी सेट में वैसे भी फिक्स है कि आएगा भैया, तय है पूरा। अब अगला है कि सततवाही और रश्मियां जो शब्द है इसका भैया क्या अर्थ होगा? तो देखिए जो सततवाही है, जो, ठीक है, सततवाही है, इसका अर्थ लिखना है। और उसके बाद क्या है? रश्मियां है, रश्मियां। तो सततवाही का मतलब होता है निरंतर, निरंतर बहने वाली, या लगातार बहने वाली, या सदैव बहने वाली। रश्मियां का मतलब होता है किरणें, रश्मियां का मतलब किरणें। तो आप इजली कर लोगे। अगला है जैसे सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो भैया सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है जरा देखिएगा। यहां पे देखिए भैया जो अंडरलाइन में है कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को, मतलब यहां पे क्या है, अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जो जीवन है वो भी अमर है। मतलब कहने का मतलब है सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव है? तो सूर्य की जो रश्मियां है वो नित्य यानी सदैव प्रातः काल क्या है, संसार को अमृत से भर देती हैं, ठीक है। यहां पे लिखेंगे संसार को अमृत से भर देती हैं, ठीक है ना, ये ध्यान देना, ये हो जाएगा। आगे है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। भाई एक क्वेश्चन ये भी फिक्स रहेगा, जैसे पाठ का नाम और लेखक का नाम फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन ये भी फिक्स रहेगा कि व्याख्या कीजिए। अब ये जो लाइन है कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अजर अमर है। तो यहां कहने का मतलब यह है कि भैया जब तक ये संसार, ठीक, कहने का अर्थ है अपने शब्दों में लिखिएगा कि इसमें आप अपने से थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे कि प्रस्तुत, मतलब यहां पे प्रस्तुत पंक्ति में
लेखक कहता है कि, देखिए कह रहा है जब तक सूर्य की रश्मियां, यानी जब तक सूर्य की जो किरणें है इस मतलब प्रातः काल क्या है, जब तक सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी तब तक मनुष्य का जो जीवन है वो भी अजर और अमर है, यानी जीवन जो चक्र है वो चलता रहेगा और इस पृथ्वी पर क्या है, हमेशा मनुष्य बने रहेंगे। तो इसको थोड़ा अपने शब्दों में इधर उधर के थोड़ा तोड़ मरोड़ कर जोड़ कर लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से आएगा गद्यांश। देखिए हो गया भैया। अब उसके बाद जैसे एक और गद्यांश हमने आपके सामने रखा है। अगला गद्यांश है कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है और कह रहा जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो इसमें आपको मान लेते हैं पता ही नहीं किस पार्ट से है, लेकिन हमने जो ट्रिक बताया है वो तो पता है ना भैया। इसमें कह रहा आपको नहीं पता कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ याद सिद्ध मतलब सधता है, बाकी को मतलब बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा। अब अगर आप नोटिस करें, ठीक है, अब देखते हैं जो कुछ भी हमने आगे आपको बताया है, ठीक, उसमें थोड़ा नजर डालिए भाई। आगे चलते हैं, जैसे मान लो इसमें का भाई ऐसा कुछ है नहीं, अशोक के फूल वाले में चेक कर लेते हैं। इसमें हमने आपको ट्रिक में बताया अशोक आ जाए, अशोक के फूल आ जाए, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ आ जाए, मानव जाति आ जाए, तो अब आप समझ जाएंगे किस चैप्टर से है। तो अब तो समझ में आ गए कि दुनिया शब्द आया है और अशोक शब्द आया है और दुनिया बड़ी भुलक्कड़ आया है। तो भैया अब इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये जो है किस पार्ट से है, क्योंकि इसमें अगर आप नजर डालिए, इसमें आप नजर डालेंगे तो एक तो भैया दुनिया बड़ी भुलक्कड़ ये वर्ड भी आया है और ये एक अशोक ये भी आया है। तो अब आप समझ जाएंगे भाई, जो पहला प्रश्न आएगा कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो पाठ अशोक के फूल, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यानी इसकी व्याख्या कर देना है कि दुनिया कहती मतलब दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है कि केवल उतना याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। तो इसका लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि दुनिया स्वार्थ से परिपूर्ण है, यानी दुनिया क्या है में स्वार्थ भरा हुआ है। लोग आपको अपने मतलब के लिए ही याद रखते हैं, जब उनका मतलब निकल जाएगा तब आपको लोग भूल जाएंगे और वो आगे बढ़ जाएंगे। तो अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ाकर लिख देना है ऐसे। फिर अशोक को विस्मित करने का आधार क्या है, किसे माना जाता है, तो भैया स्वार्थ को माना जाता है, साफ साफ लिखा है यहाँ पे स्वार्थ के बारे में। लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है, तो लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है, तो यहाँ पे वही चीज है। तो भैया तो दुनिया का व्यवहार यही तो बताया है कि दुनिया उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, ठीक, ये हो गया। फिर स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा जाता है, तो भैया सारा संसार क्या है, स्वार्थ का अखाड़ा है, ठीक। तो ये बड़ा आसान होता है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं होता है, ठीक है। चलिए ये तो रहा भैया गद्यांश में पहचानने के लिए हमने ट्रिक बता दिया। अब चलिए बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों की पद्यांश में अपन कैसे पहचानेंगे। और भी चैप्टर है गद्यांश के, लेकिन हमने बताया ना महत्वपूर्ण वाला देखेंगे बस। अब आप पद्यांश में कैसे समझेंगे, पद्यांश में आप किस तरह से पहचानेंगे, तो पद्यांश में पहचानने के लिए ट्रिक, जैसे पहला चैप्टर हमने ले लिया भैया, पहला आपका एक महत्वपूर्ण वाला पवन दूतिका, क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत भर भर के पद्यांश है। तो इसको पहचानने की ट्रिक यह है कि इस चैप्टर से अगर आएगा तो उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको अपने दिमाग में रख लेना है। लिखा किसने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। इसमें ज्यादातर आपको लज्जाशीला पथिक महिला, ठीक, यह लज्जाशील आएगा। फिर उसके बाद नवजलद, वाटिका, उपवन, लतिका, खिन्ना, ऐसा शब्द दिखाई पड़ेगा। ये सारे शब्द अगर आते हैं तो समझ जाइएगा कि ये पवन दूतिका से लिया गया है, ठीक है ना। क्या आएगा, नवजलद आएगा, लज्जाशीला पथिक महिला आएगा, वाटिका आएगा, उपवन आएगा, लता आएगा या लतिका आएगा, भवन भवन आएगा, ऐसे, ठीक।
उसके बाद खिन्ना आएगा, तो ये पहचानने के लिए है। ठीक है, दूसरा जैसे कैकेयी का अनुताप हो गया। कैकेयी के अनुताप में पहचानने के लिए ट्रिक, भैया कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, कैसे पहचानेंगे? तो इसमें कैकेयी वर्ड आएगा, अनुताप भी आएगा, माता कुमाता अगर आएगा, भैया आ गया, लाल की माई आ गया। ये सभी अगर आपको दिखाई पड़ जाए, ये सब अगर आपको दिखाई पड़ जाए तो जान जाइएगा कि ये कैकेयी का अनुताप पाठ से लिया गया है। क्या चीज? कैकेयी, अनुताप, माता कुमाता, भैया, लाल की माई, ये सारे क्या है? इसके अलावा जैसे भरत हो गया, क्या भरत हो गया, बाकी वात्सल्य वगैरह भी आ गया। ये सब क्या है? मतलब कैकेयी के अनुताप चैप्टर से। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। हो गया ना? आगे चलते हैं। अब आगे देखिए भैया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर श्रद्धा और मनु, ये काफी इंपॉर्टेंट जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अब इसमें ये भी बहुत लेंदी चैप्टर है, इसमें भी भर भर के महत्वपूर्ण वाले पद्यांश हैं, और वैसे भी अथवा करके आएगा तो काम आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, मतलब कोई भी टेंशन नहीं लेना। इसमें जैसे कौन तुम तपस्वी, मतलब कौन तुम रहेगा और तपस्वी, ठीक है ना, कौन तुम बसंत के, एक मिनट क्या हो रहा है, जैसे कौन तुम, ठीक है, उसके बाद तपस्वी शब्द, या फिर नील परिधान, या फिर पतझड़, या दुख की पिछली रजनी, या फिर समर्पण। अगर ऐसा आता है, ठीक है ना, अगर ये सारे शब्द आपको दिखाई पड़ जाए तो 100 में 100% मान लेना बबुआ कि ये श्रद्धा मनु चैप्टर से है। ठीक है, बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चैप्टर है, बाकी 3 तो देख लीजिए, ऑप्शनल इसको रख लीजिए, 3 में 100% एकदम फंस जाएगा। बाकी चौथा अभिनव मनुष्य, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है, इसमें से आता है अगर, तो यहां पे मनुष्य वर्ड आएगा, या फिर विज्ञान आएगा, या अमृत की धार, क्योंकि 2 से 3 ही इसमें है। ठीक, बाकी एक आपका जैसे महादेवी वर्मा वाला चला जाता है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, नहीं तो बाकी फिक्स है। तो ये सारे के सारे भैया आपको शब्द याद रखने हैं, इन्हीं से पहचान हो पाएगी इजिली कि हाँ कौन सा पद्यांश किस पार्ट से है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल ला देते हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकित वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वाले हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। तो भैया इस तरीके से दिया जाएगा। अब देखिए सबसे ऊपर आप नजर फेरिए कि लज्जाशीला पथिक महिला आ गया भैया, लज्जाशीला पथिक महिला आ गया। तो लज्जाशीला पथिक महिला तो भैया किसमें था, किसमें था बबुआ, जरा देखिए पवन दूतिका में, पहले वाले ही चैप्टर में लज्जाशीला पथिक महिला आ गया। तो आप समझ जाओगे इसलिए कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये पवन दूतिका से। अब शुरू करते हैं। आपका प्रश्न कैसे आएगा कि दिए गए पद्यांश के कवि और कविता का नाम, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन, तो भैया कवि का नाम क्या हो जाएगा। ठीक, यहां पे पूछ रहा है कि कवि का नाम क्या हो जाएगा और कविता का नाम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो कवि का नाम क्या है, ठीक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं हरिऔध, बट आपको वहां पूरा लिखना है उनका नाम हरिऔध। चैप्टर का नाम पवन दूतिका, पवन दूतिका। ठीक है, इस तरह से। अब अगले प्रश्न, बाकी सारे प्रश्न तो आप आराम से कर लोगे क्योंकि सारे प्रश्न का उत्तर इसी में, क्योंकि कह रहा है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, ये राधा जो है पवन को संदेश देते हुए, यानी श्री कृष्ण के पास भेजती है पवन एक दूत बना करके कि लज्जाशील पथिक महिला, यानी रास्ते में तुम्हें कोई लाजवंती यानी लज्जाशील महिला दिखाई पड़ जाए तो तुम क्या है धीरे से बहना, उसके अस्त्रों मतलब वस्त्र को, कपड़ों को अस्त व्यस्त मस्त होने देना, और वह थोड़ी भी श्रमित हो यानी थकी हुई हो तो उसे गोद लेना और उसकी थकान मिटा देना, और उसके होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उसके होठों की यानी अगर जो उसके होठ सूख गए होंगे
और कमल मुख यानी कमल रूपी जो मुख होंगे उनकी म्लानताएं का मतलब जो झुर्रियां होंगी, ठीक है, यानी सूखापन होगा उसको मिटा देना। ठीक है, ये है। तो अब जैसे यहां दूसरा क्वेश्चन है कि राधा पवन दूतिका से पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। ठीक है, तो कैसा व्यवहार करने को कहती हैं, तो यहां पे ध्यान देना भैया, व्यवहार कैसा, तो यहां पर यही तो कह रही हैं कि यहां कि कर कोई लज्जाशील मतलब महिला रास्ते में अगर दिखाई पड़ जाए तो क्या कहना, उसके कपड़ों को यानी वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत होने देना, अर्थात धीरे बहना। फिर उसके बाद इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है, तो एक तरफ तो भैया यहाँ पे पथिकों का चित्रण किया है भाई, इसमें एक तरफ क्या है, पथिक का चित्रण किया है और दूसरी तरफ जो चित्रण किया है राधा के विरह का, राधा के विरह यानी दुख का चित्रण किया है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना। यहां पे वही व्याख्या में यही है कि राधा पवन से यानी पवन दूतिका से कहती है कि यदि महिला क्या है, थकी हुई प्रतीत हो, यानी रास्ते में जो महिला तुमको दिखाई पड़े यदि वो थोड़ी थकी हुई हो तो उसे गोद में लेना और उसके होठों की और उसके कमल रूपी मुख की म्लानताओं यानी झुर्रियों को मिटा देना। अगला है कि जैसे इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो भैया कमल रूपी मुख है, तो कमल मुख बात कर रहा है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार है, तो ऐसे आपको कर देना है। बाकी हमारा मेन टारगेट अभी क्या है, पहचानना, कि पहचानना कैसे है। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए एक और जैसे आपके सामने हमने लिख दिया, एक और आपके सामने रख दिया कि बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हां जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, और उसके बाद सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर घर लौट चलो, मतलब यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन हूं मैं तात तुम्हारी मैया। अगर आप इसमें नजर डालें तो यहां पर एक तो जैसे भरत वर्ड आ गया, क्या आ गया भैया, भारत वर्ड आ गया, भारत शब्द। दूसरा आ गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भैया आ गया। और इसमें अगर आप देखें, मान लेते हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन से चैप्टर का है, तो अभी हमने आपको क्या बताया, जैसे भारत आ गया, भैया आ गया, ठीक है ना, ये भैया शब्द आ गए। ठीक, तो आप कैसे पहचानोगे कि किस चैप्टर का है, तो अगर आप नजर डालें कैकेयी के अनुताप में, अभी हमने बताया कैकेयी आ गया, अनुताप आ गया, माता कुमाता, या भैया आ गया, या लाल की माई, और हमने एक भरत भी लिखा था, आपको पता होगा। तो ये किस चैप्टर से हो जाता है, तो ये भैया सिंपल सी बात है बच्चों, ये आपका कौन सा चैप्टर, कैकेयी का अनुताप, मैथिली शरण गुप्त। बाकी अब आराम से शीर्षक यानी रचयिता का नाम, भाई पाठ का शीर्षक क्या है लिख देंगे और रचयिता। फिर उसके बाद अब प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, तो यहां पर भाई किन किन पात्रों के बीच, तो पहले तो राम और कैकेयी, प्रभु श्री राम और कैकेयी के बीच में बात हो रहा होता है, ठीक है ना। और उसके बाद यहां रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है कि यहाँ पे बैठी थी अचल तथा असंख्य तरंगा व सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। तो इसमें व्याख्या क्या हो जाएगा कि यहाँ पर लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि मतलब कैकेयी हालांकि बहुत ही शांत, एकदम शांत स्वच्छ ऐसे चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन उनके मन में असंख्य तरंगे निकल रही थी, यानी बहुत तरह के विचार उमड़ रहे थे। जो कभी शेरनी की तरह दहाड़ा करती थी, आज वही एकदम गंगा की तरह शांत थी। ठीक है, फिर उसके बाद यहां घर लौट चलने के लिए कौन किससे कह रहा है, तो आप सही है भैया, एकदम सिंपल सी। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, या सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। ये कैकेयी कह रही हैं कि हाँ ये बात सही है कि मैंने भरत को जन्म दिया और नहीं जान सकी आज तक, अगर भाई और ये सभी लोग सुन ले, और तुमने स्वयं अभी यह माना कि यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन हूं तात मैं तुम्हारी मैया। तो ये कौन किससे कह रहा है, ये तो पता ही है। और सिंहनी और गोमुखी गंगा का क्या अभिप्राय है, तो इस तरीके से आपको बहुत सिंपल तरीके से भैया गद्यांश और पद्यांश को पहचान लेना है। आई बात समझ में। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है बहुत सिंपल तरीके से बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय।
टेक केयर। और हाय प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।